नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 76 छंत्रवा लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अपना जो टॉपिक चल रहा हुआ है एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ एम्फिओक्सिस। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस। अब देखिएगा, आपने जो अभी तक देखा इसके अंदर कि एम्फिओक्सिस जो होता है उसके अंदर उत्सर्जी अंग के रूप में प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। मुख्य अंग क्या होते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया की हम बात कर रहे थे कि प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं इसके अंदर 90 से 100 जोड़ी होते हैं, जो कि फेरिंक्स के जो दीवार होती है उसमें प्राइमरी गिल बार वहाँ लगे होते हैं, और इनका जो एक सिरा है वो गिल स्लिट तक फैला जाता है। उसके बाद में आपको बताया था कि ये जो इसके प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, मैं हल्का सा टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद में अपने उसके स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करेंगे आज। तो जो ये प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं ये मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं, और ये प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं इनकी संख्या मैंने बताई 90 से 100 जोड़ी होती हैं। और प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं वास्तव में इनके अंदर साइड ब्रांचेज होती हैं। उन साइड ब्रांचेज के ऊपर लगभग 500 की संख्या में, प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया की मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया 500 की संख्या में सोलेनोसाइड सेल्स पाई जाती हैं। सोलेनोसाइड सेल्स जो कि फ्लेम सेल्स की तरह होती है। फ्लेम सेल्स मैंने बताया था कि जो अपने प्लेटियलमिंथिस के जो सदस्य थे, अपने लीवर फ्लूक था, अपने टीनिया सोलियम था, उसके अंदर अपने पढ़ के आए थे, तो उसके अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद में आपको बताया था कि जो ये सोलेनोसाइड सेल्स होती हैं फ्लेम सेल्स की तरह होती है, क्योंकि इसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं, और सीलिया हिलता हुआ मोमबत्ती की लो की तरह प्रतीत होता है। तो इस कारण इसको हमने सोलेनोसाइड को हम फ्लेम सेल का ही दूसरा रूप कह सकते हैं। उसके बाद में आपको बताया था कि जो ये एक सोलेनोसाइड सेल होती है, इसकी जो लंबाई जो होती है ये लगभग 50 मीटर के करीब होती है। और जो प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं उस प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर आपको बताया था दो भुजाएं होती हैं, पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब और एक होती है एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब। दो लिम्ब होती हैं, भुजाएं होती हैं, और दोनों भुजाएं आपस में जुड़ी रहती है। और जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब होती है वो एक छिद्र के द्वारा किस में खुलती है? इसके जो गिल स्लिट होते हैं उसके पास में खुलती है। उसके अलावा ये भी बताया था आपको कि जो सोलेनोसाइड सेल है, चाहे इसके हॉरिजॉन्टल लिम्ब है चाहे वर्टिकल लिम्ब है, ये इसकी जो सिलोमिक कैविटी के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है वहाँ तक फैली रहती है, और साथ में जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर भी ये, या आयों कह सकते हैं, उनके भी संपर्क में रहती है, या वहाँ तक फैली हुई रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोलेनोसाइड सेल्स हैं ये एक्सक्रेटरी जो मटेरियल है उसको कहाँ से इकट्ठा करती है? इसके सिलोमिक फ्लूइड से, और इसके एक्सक्रेटरी जो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड होता है वहाँ से इसको क्या करते हैं? एक्सक्रेटरी मटेरियल को इकट्ठा करके वर्टिकल लिम्ब या हॉरिजॉन्टल लिम्ब में डालती है, और वहाँ से इसको क्या किया जाता है? नेफ्रिडियोपोर जो कि गिल स्लिट के पास खुलता है वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, और वहाँ से जो जल इसकी ये कह सकते हैं कि जो कैविटी होती है जिससे होकर के जल जो है क्या निकलता है? बाहर निकलता है। उस जल के साथ क्या किया जाता है? इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बात अपने यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि जो एट्रियल कैविटी होती है, एट्रियल कैविटी के साथ जो जल एट्रियल पोर से बाहर निकलता है उसके साथ क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। आज कल अपने जो स्ट्रक्चर देखी थी वो स्ट्रक्चर थी कि किस प्रकार से इसके जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं वो स्थित होते हैं। आज अपने को जो स्ट्रक्चर देखनी है इसकी, वो एक प्रोटोनेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर को अपने देखना है कि किस प्रकार से उसकी संरचना पाई जाती है। तो अपने उसको देखने का प्रयास करते हैं स्ट्रक्चर के लिए। तो आज अपने इसकी स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करते हैं।
ये एक किसकी स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रिडियोपोर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया किसकी? एम्फियोक्सिस की। तो एम्फियोक्सिस का जो कह सकते हैं कि ये आपको दिख रहा है कि घुमावदार अवस्था के रूप में पाया जाता है, या यूँ कह सकते हैं जे आकृति का सा लगभग ये पाया जाता है। अब इसके अंदर देखिए एक को हमने बड़ा करके बना लिया, तो इसकी स्ट्रक्चर ये प्रोटोनेफ्रिडिया की है। हमने बताया 90 से 100 होते हैं, कितने होते हैं? 90 से 100 होते हैं। तो इनमें से अपने क्या किया है, किसी एक को बना लिया, और उसकी संख्या, ये एक प्रोटोनेफ्रिडिया पर सोलेनोसाइट की संख्या कितनी होती है? 500 तक होती है, और प्रत्येक सोलेनोसाइट की लंबाई कितनी होती है? 50 मीटर के करीब होती है। अब देखिएगा ध्यान से कि सबसे पहले ये दो ब्रांच है, एक तो ये ब्रांच होगी, दूसरी ये ब्रांच होगी। ब्रांच कह दो, लिम्ब कह दो, एक ही बात है। इसको लिम्ब भी दिया हुआ कुछ बुक्स में, लिम्ब भी आप इसको कह सकते हैं, लिम्ब यानी शाखा या ब्रांच कह दो, एक ही बात है। दो शाखाएं हैं, एक तो या दो भुजाएं हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये बड़ी भुजा होती है, ये छोटी भुजा होती है। या इसको अगर लिम्ब मानते हैं, एंटीरियर लिम्ब मानते हैं, इसको कौन सा मानते हैं? पोस्टीरियर। ये वर्टिकल होती है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या होगा? एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब या ब्रांच। इसका नाम क्या? पोस्टीरियर वर्टिकल लिम्ब या पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब या ब्रांच। यानी ये वर्टिकल है, ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लिम्ब है। अब देखिएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लिम्ब से साइड में इस प्रकार से छोटे छोटे शाखाएं निकली रहती है, जिनको कहते हैं साइड ब्रांचेज। क्या कहते हैं इनको? साइड ब्रांचेज कहते हैं। साइड ब्रांचेज से फिर क्या निकलती है? ये इस तरह से ये आपको संरचनाएं दिख रही है, इनको क्या कहा जाता है? सोलेनोसाइट सेल्स कहा जाता है। ये सारी सारी कौन सी सेल्स होती हैं? सोलेनोसाइट सेल्स होती है। अब देखिएगा कि ये जो सोलेनोसाइट सेल्स होती हैं, इनकी संख्या एक प्रोटोनेफ्रिडिया पर कितनी होती है? लगभग 500 के करीब होती है। और प्रत्येक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 50 में होती है। और जो ये सोलेनोसाइट सेल होती है, ये ही वास्तव में फंक्शनल एक यूनिट होती है किसकी? इसके प्रोटोनेफ्रिडिया की। क्योंकि ये सोलेनोसाइट सेल्स होती हैं, ये एक सोलेनोसाइट की बात करें, ये ही फंक्शन करते हुए नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों को सिलोमिक फ्लूइड और जो ब्लड है उससे अलग करके इन लिम्स के अंदर डाल देती है। यानी जैसे यहाँ अपने मान लें सिलोमिक फ्लूइड, अपने मान लेते हैं क्या? सिलोमिक फ्लूइड है। ये तो स्ट्रक्चर तो मैंने आपको इसकी बताई थी, इसकी थोड़ा फंक्शन और बात करते हैं। या इसको मान लें यहाँ पर ब्लड है, तो ब्लड या सिलोमिक फ्लूइड के संपर्क में कौन संपर्क में रहती है? ये शाखाएं किसकी? इसकी सोलेनोसाइट सेल्स संपर्क में रहती है। ये क्या करती है? नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों को अपने अंदर लेंगी। लेने के बाद में ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, नलिका होती है। ये नलिका क्या करती है? उन उत्सर्जी पदार्थों को या तो इस वर्टिकल ब्रांच में डाल देती है या इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच में डाल देती है। वर्टिकल ब्रांच आपको दिख रहा है बंद होती है, कहीं पर भी ये खुली हुई नहीं होती। हाँ, वर्टिकल ब्रांच एक तरफ बंद होती है, दूसरी तरफ इसमें खुलती है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच में जुड़ी रहती है यहाँ इस एरिया से। अब क्या होगा कि जो भी पदार्थ चाहे हॉरिजॉन्टल ब्रांच में आए चाहे वर्टिकल ब्रांच में आए, उनको क्या किया जाता है? फिर ये छिद्र कौन सा? नेफ्रिडियोपोर से बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के बाद में क्या होता है कि आपको बताया था कि ये छिद्र की जो स्थिति होती है जंतु के अंदर, ये कहाँ पर होती है? जो इसका गिल स्लिट होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। और गिल स्लिट से जो बाहर निकल रहा जल है एट्रियल कैविटी में, एट्रियल कैविटी से होते हुए एट्रियल पोर से जो जल बाहर निकल रहा है उसके साथ उत्सर्जित पदार्थों को क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी? इसके एक नेफ्रिडियोपोर की और उसमें सोलेनोसाइट्स की जो अपने यूँ कह सकते हैं क्या जो स्थिति है, पोजीशन है, वो अपने उस डायग्राम में शो करें। अब अपने एक सोलेनोसाइट को बड़ा करके बना रहे हैं कि एक सोलेनोसाइट कोच का किस प्रकार से अपने को दिखाई देती है, उसको अपने थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो अपने अब जो डायग्राम लेंगे वो किसका लेंगे? कोई एक सोलेनोसाइट का, यानी इतने इस एरिया का डायग्राम हम अपने बनाएंगे, इस एरिया का डायग्राम। क्योंकि हमने बात की कि एक प्रोटोनेफ्रिडिया सोलेनोसाइट की संख्या कितनी होती है? लगभग 500 के करीब होती है। तो अपने एक
ये देखिएगा आप स्ट्रक्चर अपने देख रहे हैं, ये हमने जो देखी थी अभी क्या सोलेनोसाइट सेल, उसकी एक क्या है संरचना है। जैसे अपने डायग्राम बनाया था इस तरह से, अगर आपको याद है तो इस तरह से भी अपने डायग्राम बनाया है। थोड़ा बताता हूँ कहाँ से अपने डायग्राम को लिया है अभी, थोड़ा आपको ध्यान दीजिए। इस प्रकार से अपने यूँ बनाया था, अगर आपको ध्यान है तो इस तरह से अपने लिया था। अपने अब जो डायग्राम लिया है उतना लिया है, इस डायग्राम को हमने क्या किया, बड़ा किया। तो ये एरिया जो है ये सोलेनोसाइट्स वाला ये आ गया, और ये नीचे वाला एरिया ये जो साइड ब्रांच है ये आ गई। तो ये डायग्राम है अपना अभी हमने लिया, देखिएगा इसमें ऑफ सोलेनोसाइट। अब देखिएगा इसके अंदर अपने कोई भी एक, अब 3 2 5 हमने ले ली, 5 इसमें, और ये साइड ब्रांच आएगी ये, तो अपने एक को कोई ले लिया। तो देखिएगा जैसे अपने इसको ले लेते हैं, तो ये मेन सोलेनोसाइट सेल होगी, क्योंकि कोशिका होती है सोलेनोसाइट सेल। सोलेनोसाइट सेल का ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया उसका बेसल ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल आपको फर्स्ट ईयर में बताया था सेल बायोलॉजी में, जहाँ से फ्लैजिलम या सीलिया का उद्भव होता है वो बेसल ग्रेन्यूल्स होता है। अब यहाँ से ये सीलिया निकल रहा है, और ये कहाँ तक फैला हुआ है, इस ल्यूमन, किसकी ल्यूमन है ये, या किसकी गुहा है ये, जो साइड ब्रांच की गुहा है, यानी यहाँ तक फैला हुआ रहता है ये, ठीक है। उसके बाद में ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूलर नलिकाकार संरचना होती है, कौन है, सोलेनोसाइट सेल्स। तो सोलेनोसाइट सेल की ये ट्यूब्यूल होगी, ये सोलेनोसाइट सेल की बॉडी होगी, बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और बेसल बॉडी पाई जाती है। और जो बॉडी होती है उसके अंदर बेसल बॉडी से क्या निकलती है, फ्लैजिलम निकलता है, जो कि ट्यूब्यूल से होता हुआ जो साइड ब्रांच की ल्यूमेन वहाँ तक फैला हुआ रहता है। ये साइड ब्रांच का न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ यहाँ मौजूद रहते हैं। तो क्या होगा कि ये सभी यहाँ आ जाते हैं, और ये फिर फ्लैजिलम हिलेगा, हल्के हल्के हिलते हुए किसकी तरह प्रतीत होता है, अपने ज्वाला की तरह, मोमबत्ती की लो की तरह प्रतीत होता है। तो ये जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से होते होते यहाँ तक आ जाते हैं, इस एरिया के अंदर आ जाएंगे। कहाँ तक, यानी इसके हिलने से, फ्लैजिलम के हिलने से ये जो पार्टिकल्स थे एक्सक्रीटरी पार्टिकल, ये हिलते हिलते कहाँ तक आ जाते हैं, इस बॉडी में आएंगे, बॉडी से ल्यूमेन से होते हुए इस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन से होते हुए इस ल्यूमेन में आ जाते हैं। ये ल्यूमेन किसके, साइड ब्रांच की, यहाँ इकट्ठे हो गए, और यहाँ इकट्ठे होने के बाद में चाहे वर्टिकल ब्रांच की
चाहे वो हॉरिजॉन्टल ब्रांच यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होने के बाद में यहाँ नेफ्रिडियोपोर होता है, नेफ्रिडियोपोर से क्या किया जाता है, इनको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से ये उत्सर्जी पदार्थ है वो एट्रियल कैविटी का जो जल बाहर निकल रहा है एट्रियोपोर के रूप में, उससे क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसका क्या रहता है स्टूडेंट्स, फंक्शन रहता है इसके उत्सर्जी अंग किसका, इसके जो कह सकते हैं नेफ्रिडियोपोर का। तो नेफ्रिडियोपोर इस प्रकार से क्या करता है, शरीर जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये इसका उत्सर्जी तंत्र आज खत्म होता है। थैंक यू।